लोग बात कर रहे थे आपका शरीर के प्रति अत्याचार, ट्रेसपास इन रिलेशन विद ह्यूमन बॉडी, जो शरीर के प्रति अत्याचार है इसकी बात चल रही थी। हमला, संप्रहार, ये हमने देखे थे। अब इसके बात आती है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट ये क्या चीज है? फॉल्स इंप्रिजनमेंट मीनिंग देयर बाय व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण अवरोध, पूर्ण यानी कंप्लीट होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज टोटली रेस्ट्रेंड बाय ए पर्सन और समबडी, तब यह कहा जाएगा कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का टोटली, ठीक है, अवरोध ये नहीं हुआ है, कंप्लीट अवरोध नहीं है, तो वो व्यक्ति मिथ्या कारावास में है, वो व्यक्ति, ठीक है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट में है। ये बात नहीं बोली जा सकती, कंप्लीट होना चाहिए। जिस भी स्थान पर व्यक्ति को कारावासित किया जाए, अगर मामला मिथ्या कारावास का है तो कंप्लीट रेस्ट्रेंट ये होना चाहिए। अगर पूर्ण अवरोध नहीं है, पूर्ण, बस इसी बात को ध्यान में रखना है। यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जिस स्थान पर व्यक्ति को कारावासित किया जाए वहां की कोई सीमाएं, ठीक है, ये दिखाई दे रही हैं। हां, सीमाएं होनी जरूर चाहिए। जिस स्थान पर व्यक्ति को कारावासित किया जा रहा है वहां की सीमाएं होनी अवश्य चाहिए। वो दृश्य है, वो दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देती, वो विजिबल है, वो अनविजिबल है, इस बात का कोई मतलब यह नहीं होता। सीमाएं होनी चाहिए। अगर सीमाएं नहीं है तो उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध है, यह कहा ही नहीं जा सकता। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब हुआ किसी विशेष स्थान पर, वो स्थान छोटा है, बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उस स्थान की सीमाएं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस स्थान की सीमाएं हैं, अगर वहां रहने के लिए उसे पूर्ण रूप से विवश ये कर दिया जाए, यानी उसकी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से अवरोधित, पूर्ण रूप से रोक दिया जाए कि वो कहीं और नहीं जा सकता, तो व्यक्ति फॉल्स इंप्रिजनमेंट में हो सकता है। या उसे किसी विशेष दिशा में जाने के लिए कहा जाए तो भी व्यक्ति मिथ्या कारावास में है, यह माना जाएगा। हां, उसे एक विशेष दिशा में जाने से रोक दिया जाए तो वो मिथ्या कारावास में यह नहीं माना जाएगा। क्यों? उस दशा में उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध यह नहीं है, क्योंकि उसे एक विशेष दिशा में जाने से रोका भर गया है। वो हर दिशा, उस पर्टिकुलर दिशा को छोड़कर प्रत्येक दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है। और अगर उससे यह कहा जा रहा इसी दिशा में जाओगे तो उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध है। इसलिए किसी विशेष दिशा में जाने के लिए व्यक्ति को विवश करना, यह फॉल्स इंप्रिजनमेंट की श्रेणी में है। इसे फॉल्स इंप्रिजनमेंट माना जाएगा। यह व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर रुकने के लिए बाध्य कर देना, यह भी फॉल्स इंप्रिजनमेंट की श्रेणी में माना जाएगा। कुल मिलाकर जो बात उभर कर सामने आ रही है, वो उभर कर सामने यह आ रही है कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट उस फैक्ट सिचुएशन का नाम है जिस फैक्ट सिचुएशन में क्या होता है कि व्यक्ति को एक स्थान पर रहने के लिए या तो विवश किया जाता है या एक दिशा में जाने के लिए विवश किया जाता है। उसे विवश किन साधनों से किया गया, इस बात का भी कोई मतलब नहीं। उसे एक स्थान पर रहने के लिए, कंपेल करने के लिए, विवश करने के लिए भौतिक साधन यानी टेंजिबल मीन्स, ठीक है, टेंजिबल मीन्स मीनिंग देयर बाय जैसे बेड़ी, जैसे रस्सी,
जैसे उसे बिहाइंड द वॉल्स यानी दीवारों के पीछे ये रख देना, इसका उपयोग हुआ है। या फिर किसी ने अपनी अथॉरिटी इसका उपयोग करके उसे अपनी इच्छा से, ठीक है, शासित करते हुए एक स्थान पर रहने के लिए विवश कर दिया, इसका भी कोई महत्व नहीं। वो एक स्थान पर रुकने के लिए किस ढंग से, किस माध्यम से विवश किया गया है, इस माध्यम का कोई मतलब नहीं। यह माध्यम दिखाई दे सकता है, लेकिन दिखाई दे सकता है यानी ऐसा हो सकता है उसे दीवारों के पीछे यानी कमरे में ये बंद कर दिया गया हो, यह हो सकता है उसे रस्सी से बांध दिया गया हो, यह हो सकता है कि उसके बेड़ी डाल दी गई हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उससे किसी पुलिस अधिकारी ने कहा हो या किसी ऐसे अथॉरिटीफुल पर्सन ने कहा हो कि तुम यहां से नहीं जाओगे। वो अथॉरिटीफुल पर्सन ना हो, लेकिन वो उसकी इच्छा को गवर्न करने की स्थिति में किसी भी कारण से आ गया, वो उससे डरता हो, उसने कोई भय, कोई डर, कोई फियर ये उसके दिमाग पर ये पैदा कर दिया हो कि वो अगर अमुक स्थान से जाएगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। अब ये डर देखा नहीं जा सकता, ठीक है, ये अथॉरिटी दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन इसके बाद भी इसके कारण से, इसके उपयोग के कारण से व्यक्ति एक स्थान पर रहने के लिए विवश है या एक विशेष दिशा में जाने के लिए विवश है, और बस इसी फैक्ट सिचुएशन को यह कहा जाएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कंप्लीट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ये इंपोज किए गए हैं और वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट में है। इसी सिचुएशन को कहा जाएगा। यानी अगर दो लाइनों में फॉल्स इंप्रिजनमेंट को परिभाषित करें, अगर, ठीक है, दो लाइनों में फॉल्स इंप्रिजनमेंट को डिफाइन करें, तो जो सिचुएशन निकल कर आती है, जो डेफिनेशन निकल कर आती है, वो ये कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट एक ऐसी फैक्ट सिचुएशन का नाम है जिसमें व्यक्ति को एक स्थान पर रुके रहने के लिए या एक विशेष दिशा में जाने के लिए कहकर उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध ये लगाया जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर रुके रहने के लिए उसे कहा जाता है या जिस विशेष दिशा में जाने के लिए उसे कहा जाता है, उसकी सीमाएं, उसकी बाउंड्रीज, ठीक है, ये अवश्य होती हैं। वे बाउंड्रीज छोटी है, बड़ी है, इस बात का कोई मतलब नहीं। वे दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, इसका कोई मतलब नहीं। और उसे जिस माध्यम से, जिस साधन से वहां रहने के लिए या एक विशेष दिशा में जाने के लिए विवश किया गया, उन साधनों का भी कोई अर्थ और कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ हम बताएं आपको, तो मेरी बात अथॉरिटी, चूंकि हम अथॉरिटी नहीं, ठीक है, तो मेरी बात अथॉरिटी नहीं मानी जा सकती। हमारी बात अधिकृत है, इसके लिए हमें न्यायालय ने जो कुछ कहा है फॉल्स इंप्रिजनमेंट के बारे में वो भी बताना पड़ेगा। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट के बारे में बर्ड बनाम जोन्स, इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिट्टो यही विचार व्यक्त किए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा है कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट एक ऐसी फैक्ट सिचुएशन का नाम है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध यह लगाया जाता है और उसे एक विशेष स्थान पर या तो रहने के लिए और या एक विशेष दिशा में जाने के लिए यह विवश ये कर दिया जाता है। यानी डिट्टो वही बात बर्ड बनाम जोन्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये डिसाइड किया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जिसको फॉल्स इंप्रिजनमेंट में रखा गया, अगर इस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है कि हमें इंप्रिजनमेंट में रखा गया है, मेरी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध है, अर्थात अगर हमने कहीं जाने की इच्छा व्यक्त की तो हम जा नहीं पाएंगे, अगर जाने की कोशिश करेंगे तो देयर इज समवन हु विल स्टॉप मी। ये अगर व्यक्ति की जानकारी में ही नहीं है
जिसको कारावासित किया जा रहा है, कहा जा रहा है, क्या इस दशा को, ठीक है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट की दशा यह माना जा सकता है? ठीक है, अर्थात क्या सोते हुए आदमी को, क्या बेहोश आदमी को, क्या किसी पागल को जो अपनी शारीरिक दशा के बारे में सामान्य जानकारी नहीं रखता है, क्या उसको फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मिथ्या कारावास, अर्थात क्या उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध ये लगाए जा सकते हैं? भाई जब उसकी जानकारी में ही नहीं है कि मेरी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध है, भले ही लगाया गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो है लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है। ठीक है, लगातार भाई साइंटिफिक इन्वेंशंस ये तो चल रही है ना, और साइंटिफिक इन्वेंशन से जो चीज इन्वेंट होकर आ रही है वो है ना, और वो हमेशा से थी, लेकिन आप उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, आप उसके अस्तित्व के बारे में आपको जानकारी कब आई? आपको तो जानकारी तब आई ना जब इन्वेंशन हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, या इसको और, ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहें तो चीजों के होने में आपकी जानकारी का, ठीक है, कोई रोल ये नहीं है। आपको जानकारी है या नहीं है, चीजें तो हैं, और उन चीजों के होने के आधार पर जो कुछ डिसाइड होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। तो अगर मिथ्या कारावास है तो भले ही सोते आदमी को नहीं पता, लेकिन है ना, ठीक है, भले ही बेहोश आदमी को नहीं पता, लेकिन मिथ्या कारावास नहीं है ये कैसे कह दे? वो तो है। लेकिन एक दूसरा तर्क भी है, और वो दूसरा तर्क ये है कि जब जानकारी ही नहीं तो अगर मिथ्या कारावास है भी तो स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से अवरोधित किए जाने के कारण संबंधित व्यक्ति को जो मानसिक पीड़ा यह होनी चाहिए, ये तो हो नहीं रही। तो कोई नुकसान, कोई क्षति पीड़ा की सूरत में ये तो हो नहीं रही, तो फिर क्षतिपूर्ति ये क्यों दिलाई जाए? फिर तो प्रश्न ये भी उठता है। ये दो सवाल हैं। एक तर्क कहता है कि मिथ्या कारावास है ना, वो संबंधित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की जानकारी में, विक्टिम की जानकारी में नहीं है, इससे फर्क क्या पड़ता है? और दूसरा तर्क कहता है कि जब विक्टिम की जानकारी में ही नहीं, उसे कोई पीड़ा के रूप में क्षति ये हुई नहीं, तो आखिर उसे क्षतिपूर्ति ये क्यों दिलाई जाए? ठीक है, दोनों तर्क समान फोर्स के साथ, ठीक है, बराबर बल के साथ ये दिए जा सकते हैं। ठीक है, इक्वल फोर्स है दोनों तर्कों में, और जब इक्वल फोर्स हो दोनों तर्कों में तो समाधान आखिर कहां से होगा? कानून से। और कानून के दो फॉर्म हैं, ये आप जानते हैं, एक इनेक्टेड फॉर्म है उसका, और दूसरा, ठीक है, उसका निर्णयज विधि, ठीक है, केस लॉ, ये भी एक कानून का फॉर्म है। तो इस विषय पर 3 निर्णय उपलब्ध हैं जो कालक्रम के अनुसार, टाइम पीरियड के मुताबिक, समय के मुताबिक, हेरिंग वर्सेस बोबायल, हेरिंग वर्सेस बोबायल। दूसरा, ठीक है, मोरिंग वर्सेस ग्राम व्हाइट एविएशन कंपनी, और तीसरा मरे वर्सेस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तीनों मुकदमे हाउस ऑफ लॉर्ड्स इससे डिसाइडेड है।
पहला मुकदमा हेरिंग वर्सेस बोवाइल। हेरिंग वर्सेस बोवाइल, इसमें क्या डिसाइड हुआ? हुआ ये कि एक बच्चा, उसकी फीस नहीं जमा, उसे स्कूल टाइम के बाद विद्यालय के शिक्षक ने विद्यालय में रोका, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। और अगर इफ यू डोंट हैव द लीगल जस्टिफिकेशन टू रेस्ट्रेन द लिबर्टी ऑफ एनीबडी, आफ्टर दैट यू आर रेस्ट्रेनिंग द लिबर्टी ऑफ एनीबडी, देन यू आर कमिटिंग द ट्रॉट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट। यही कानून है, ठीक है। आइदर यू हैव लीगल जस्टिफिकेशन, या तो आप लीगल जस्टिफिकेशन रखें। इफ यू डोंट हैव एनी लीगल जस्टिफिकेशन, देन व्हाई यू आर रेस्ट्रेनिंग द लिबर्टी ऑफ समबडी, ठीक है। चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, इससे फर्क क्या पड़ता है? इन्होंने बच्चे को स्कूल में रोका, स्कूल टाइम के बाद रोका। They have no legal justification because if the fees has not been deposited by the guardian of that child, then you expel that child from the school, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको यह हक ये कहां से मिलता है कि आप बच्चे को डिटेन कर लें? लेकिन हेरिंग वर्सेस बोवाइल में जब प्रतिकर ये मांगा गया बच्चे के डिटेंशन के लिए, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस आधार पर प्रतिकर देने से इनकार किया कि पीड़ित को डिटेंशन की कोई जानकारी नहीं हुई, इसलिए पीड़ित के मन को कोई कष्ट ये हुआ ये नहीं कहा जा सकता। और पीड़ित संभवतः खेल में स्कूल में ऐसे ही रुका रहा होगा और प्रतिकर देने से इनकार कर दिया गया। दूसरा मुकदमा, ठीक है, ये कौन सा आया? दूसरा मुकदमा आया मोरिंग वर्सेस ग्राम व्हाइट एविएशन कंपनी, ये इसके बाद आया। इस मुकदमे में क्या हुआ? वादी एविएशन कंपनी का कर्मचारी है, वादी के ऊपर एक कंटेनर, एक कनस्तर वार्निश चुराने का आरोप, ये आरोप नहीं संदेह, ये उत्पन्न हुआ। वादी को सिक्योरिटी के लोगों ने, जो एविएशन कंपनी के उच्चाधिकारी हैं, उनसे मिलने को कहा। एविएशन कंपनी के उच्चाधिकारियों ने उसे वेटिंग हॉल में बैठाए रखा, सिक्योरिटी के कर्मचारी बाहर बैठे रहे हैं। इस वादी को यह नहीं मालूम था कि इफ आई विल गो फ्रॉम हियर देन द सिक्योरिटी पर्सन विल स्टॉप मी, इसे यह नहीं मालूम था। इनफैक्ट सिचुएशन यही थी, इनफैक्ट सिचुएशन यही थी। किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने का कोई हक किसी को नहीं है। देखिए, कानून के बेसिक प्रिंसिपल सब जगह एक से हैं, पूरी दुनिया में कानून के बेसिक प्रिंसिपल एक है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बड़ा हंगामा मचाना, सीआरपीसी बदल गई, आईपीसी बदल गई, एविडेंस बदल गया, बदल ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, क्योंकि कानून बेसिकली एक ही रहता है, समयानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें थोड़ा बदलाव ये चाहिए होता है। जैसे मॉब लिंचिंग उस समय नहीं थी जब 1860 में आईपीसी बनी। मॉब लिंचिंग हत्या का एक विशेष प्रकार है, वो सामान्य हत्या नहीं है। इसलिए मॉब लिंचिंग करने वाले को अगर हत्यारे की तरह दंड मिलेगा तो न्याय का वह सिद्धांत जो ये कहता है कि दोषी को न कम न ज्यादा
ठीक है, ये दंड मिलना चाहिए, तो उसे कम दंड मिलेगा। इसलिए कुछ प्रोविजंस घटाने पड़े हैं, कुछ बढ़ाने पड़े हैं। आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कुछ रहे ही नहीं, ठीक है, आपका भारत से निर्वासन का दंड खत्म हो गया, तो उसे स्टैट्यूट बुक में लिखे रखने से क्या लाभ? लेकिन कानून बेसिकली कभी नहीं बदल सकता, बदल ही नहीं सकता, और वो पूरे दुनिया में एक जैसा ही रहता है। उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो एक ही रहते हैं। अब ये आदमी बैठा है, इसको नहीं मालूम कि सिक्योरिटी के लोग हमें रोक देंगे अगर हम यहां से जाना चाहेंगे, लेकिन स्थिति यही है। और सिक्योरिटी के लोगों ने यह स्थिति पैदा काहे पर? कि चोरी के संदेह पर। सीआरपीसी आपकी सेक्शन 41, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का युक्ति संगत संदेह, संदेह नहीं, युक्ति संगत संदेह, रीजनेबल एप्रीहेंशन, ठीक है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से पहले क्रेडिबल है, एप्रीहेंशन से पहले रीजनेबल है, ठीक है। इन स्थितियों में गिरफ्तारी की बिना वारंट अनुमति देती है, अन्यथा नहीं देती। और उसे भी जब सीआरपीसी हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि उसे भी जब सेक्शन 157 के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो कुल टोटल में सिचुएशन यह आती है कि भले ही युक्ति संगत संदेह भी हो, विश्वसनीय इत्तिला भी हो, फिर भी अगर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो मत करिए। इसके बाद भी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो मत करिए। कानून की मंशा यह है। तो संदेह ये तो गिरफ्तारी का आधार हो ही नहीं सकता, ठीक है, संदेह तो गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। आपने संदेह के आधार पर गिरफ्तारी शब्द मुंह से निकलना, गिरफ्तारी तो अधिकारी करते हैं, कानून की प्रक्रिया से होती है, ये तो मिथ्या कारावास है, गिरफ्तारी मुंह से निकल रहा है आदतन, ठीक है। तो इसलिए मिथ्या कारावास में इन सिक्योरिटी पर्सन्स ने रख दिया, और वो भी कैसे? संदेह के आधार पर। यद्यपि इसको नहीं मालूम, ये समझ रहा हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बॉस बुलाएंगे हम जाएंगे। आफ्टर द सम टाइम, ठीक है, व्हेन ही हैज प्रेजेंटेड द सूट ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, तो इसका मतलब ही है कि इससे बाद में ये पता लग गया कि ये स्थिति थी। इसने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए मुकदमा ये प्रस्तुत किया। इस मुकदमे में हेरिंग वर्सेस बोवाइल को डिस्कस नहीं किया गया, और जब डिस्कस ही नहीं हुआ तो हेरिंग वर्सेस बोवाइल ओवर रूल हो जाने का कोई प्रश्न था ही नहीं, ठीक है ना। और मोरिंग इसमें, ठीक है, यह कहा गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित को अपने आप को मिथ्या रूप से कारावासित किए जाने की जानकारी थी या नहीं थी। ये जो बिंदु है, ये प्रतिकर के प्रश्न पर ये सुसंगत हो सकता है, जैसा कि एविडेंस एक्ट धारा 12 पढ़ते हैं, नए एविडेंस में कुछ बदल गई होगी। सेक्शन 12 जैसे कहता है कि जो तथ्य सुसंगत हैं, वे तथ्य रिलीवेंट है, वे फैक्ट्स रिलीवेंट है, जो नुकसानी की रकम पर प्रभाव ये डालते हैं। तो पीड़ित की जानकारी में था या नहीं था, ये डैमेज जो नुकसानी मिलेगी उसकी रकम को अवधारित करने के प्रश्न पर यह सुसंगत है, यह रिलीवेंट है। लेकिन मिथ्या कारावास को एडजुडिकेट करने के लिए, न्याय निर्णय करने के लिए इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि पीड़ित को स्वयं को मिथ्या रूप से कारावासित किए जाने की जानकारी थी या नहीं। अब दो डिसीजन आ गए, एक हेरिंग वर्सेस बोवाइल है, वो पहले का है, और दूसरा मोरिंग वर्सेस ग्राम व्हाइट एविएशन कंपनी का है, जो लेटर है।
कानून क्या कहता है कि जो लेटेस्ट है वो मानिए, लेकिन वो तब मानिए जो पुराना ओवर रूल हो। तो एक भ्रम की स्थिति यह है। तो कुछ जुरिस्ट चले गए किसके साथ? हेरिंग वर्सेस मोबाइल के साथ, और कुछ जुरिस्ट चले गए मोरिंग वर्सेस ग्राम वाइट एविएशन कंपनी, इसके साथ गुडहार्ट। ये गए हेरिंग वर्सेस मोबाइल के साथ, और प्रॉस्पर ये गए मोरिंग वर्सेस ग्राम वाइट एविएशन कंपनी, इसके साथ। ऐसी दशा में एक तीसरे मुकदमे में न्याय निर्णय ये जरूरी हो गया, और तीसरा मुकदमा है मरे वर्सेस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और इट इज अ गुड लॉ, द लॉ विच इज प्रोपाउंड बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन केस ऑफ मरे वर्सेस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, दैट इज अ वेरी गुड लॉ। उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि फॉल्स इंप्रिजनमेंट ये क्या है? ट्रेसपास, ये शरीर के प्रति ट्रेसपास, और ट्रेसपास वेदर इट इज कमिटेड बाय समबडी इन रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी और इन रिलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ट्रेसपास ही है। और ट्रेसपास जो टॉर्ट है वो कैसा? एक्शनेबल पर से, इसमें क्षति का होना आवश्यक नहीं, क्षति न भी हो तो भी पीड़ित के एब्सोल्यूट लीगल राइट का वायलेशन यह हुआ है। दैट इज वाई ही इज इंटाइटल्ड फॉर द डैमेज। और डैमेज ये आप जानते हैं कि अपकृत्य में 4 प्रकार के डैमेज है। तिरस्कारित क्षतिपूर्ति, नॉमिनल, ऑर्डिनरी, ठीक है, जनरल, ठीक है, ये 4 प्रकार की क्षतिपूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि इस दशा में चूंकि ट्रेसपास है ये, तो चूंकि पीड़ित को जानकारी नहीं थी, अगर खुद को मिथ्या रूप से कारावासित किए जाने की, तो उसे डैमेज ये तो मिलना चाहिए, लेकिन ये डैमेज कैसा होना चाहिए? नॉमिनल, उसे नाम मात्र की नुकसानी ये मिलनी चाहिए। तो एक व्यू जो मोरिंग वर्सेस ग्राम वाइट एविएशन कंपनी में प्रतिपादित हुआ, उसे सही पा लिया गया, ठीक है। तो आज की तिथि पर यह तय है कि अगर पीड़ित इस मानसिक दशा में है कि वो स्वयं को मिथ्या रूप से कारावासित किए जाने के तथ्य को जान ही नहीं सकता, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़ित को मिथ्या रूप से कारावासित नहीं किया गया है, बल्कि इस तथ्य का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? क्षतिपूर्ति की धनराशि।